तो आज हम बात करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ इज़ ए अबनॉर्मल कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो कह सकते हैं डिजीज़ कैसी है? एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। हेल्दी बॉडी में क्या रहता है? सभी आर्गन्स हो गए या फिर आर्गन सिस्टम्स कह सकते हो, प्रॉपरली वहाँ पे कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। लेकिन डिजीज़ होने के बाद क्या होगा? इनका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब डिजीज़ जो रहेगी वो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। तो टेम्परेरी में जैसे फीवर हो गया, और जो परमानेंट या कह सकते हैं क्रोनिक कंडीशन में रहेंगी वैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ये सारी रहती हैं। तो ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी के जितनी भी डिजीज़ रहेंगी, हमारी बॉडी के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गए, नॉर्मल फंक्शंस हो गए, उनको डिस्टर्ब कर देती हैं। अब स्ट्रक्चर का मतलब जो आर्गन्स होंगे या टिश्यूज होंगी उनकी कह सकते हैं, या सेल्स हो गई, उनके स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शंस में आर्गन्स जितने होते हैं उनके फिजियोलॉजिकल जो वर्क होते हैं उनको अफेक्ट करती है। जैसे कि मान लिया किसी की बोन में फ्रैक्चर हो गया, तो क्या होगा? वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट हो गया बोन में, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट। या फिर किसी के डायबिटीज़ हो गई तो क्या होता है? उसके जो हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तभी डायबिटीज़ काज होती है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं, वो भी डिजीज़ काज करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, या फिर पैरासाइट्स या फिर प्रोटोजोआंस हो गए। तो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग डिजीज़ काज करते हैं। वायरसेस भी ऐसे रहते हैं, जैसे मान लिया ट्यूबरकुलोसिस होता है, बैक्टीरिया काज करता है। और तुम्हारा वायरसेस में कोविड-19 ही रख लो, कोविड-19 काज करता है। ठीक है, वायरस काज करता है। तो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से वहाँ पे डिजीज़ काज होगी। बहुत सारे जीन्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होंगे जिसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसके कारण डिजीज़ काज होती है। जैसे कि इसमें हीमोफीलिया, क्या कह सकते हैं, हीमोफीलिया के अलावा डाउन सिंड्रोम हो गए। तो हीमोफीलिया में क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो हमारा एंसेस्टर होते हैं उनसे, उनके थ्रू ये फिर ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, जैसे कि जो कि डिजीज़ डेवलप में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पोल्यूटेड वाटर हो गया, या फिर एयर पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, रेडिएशंस हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं? डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाने के कारण वहाँ पे डिजीज़ काज होती है। जैसे आयरन डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा? वहाँ पे एनीमिया काज हो जाएगी, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई, रिकेट्स काज हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर कोई चीज़ एक्सेसिव में ले लो, जैसे फैटी चीज़ें अगर एक्सेसिव में लेते हो तो क्या हो जाता है? ओबेसिटी काज होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर रहते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर में जैसे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल डिजीज़ रहेगी, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से बहुत सारी डिजीज़ काज होती हैं। जैसे कि मान लिया ज़्यादा वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं तो लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ काज होंगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसको कहते हो, ब्रोंकाइटिस हो गई, इम्फाइसीमा जैसी डिजीज़ काज होंगी। ठीक है, अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तो हार्ट से डिजीज़ रिलेटेड डिजीज़ हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, या फिर एब्डोमिनल से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएगी, डायरिया है, कॉलरा जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। इसके अलावा इम्यून डिसफंक्शन में क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो, वो जल्दी से अटैक करेंगे बॉडी पे। इसके अलावा हमारा जो इम्यूनिटी होती है ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज़ डेवलप हो सकेंगी। ठीक है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई या एड्स जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारी, जैसे बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स हो गए उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएगी बॉडी, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ काज होंगी उनको क्या कहेंगे? वहाँ पे मेटाबॉलिक डिजीज़ कहेंगे। जैसे तुम्हारा डायबिटीज़ हो गया, हाइपर थायराइडिज्म हो गया। तो इसमें क्या रहता है? हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। हम मतलब इससे क्या होगा? जो हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो, और जो बॉडी के फंक्शंस होंगे, ये दोनों अफेक्टेड होंगे। इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर बॉडी जो हमारी मेटाबॉलिज्म होगी वो वर्क नहीं करेगी, और वहाँ पे डिसऑर्डर काज होगा। इसके अलावा ट्रॉमा जैसी कंडीशन होगी, मान लिया कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया,
ठीक है, बर्न की कंडीशन डेवलप हो गई या कोई इंजरी हो गई जिससे हम वहाँ पे फिजिकली जिसको कहते हैं डैमेज हो जाए, तो उसमें हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा और जो फंक्शंस होंगे दोनों अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में हमारी मेंटल जो डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वहाँ पे मतलब स्ट्रेस की वजह से या फिर एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी कंडीशन डेवलप होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे हमारा फिजिकल हेल्थ के कह सकते हैं, इसमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो इसको वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से जो ये सारी डिजीज़ जिनकी वजह से जो वहाँ पे डिजीज़ काज हुई, इन्हीं को क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रिवेंशन और मैनेजमेंट डिजीज़ के, तो सबसे पहले प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस। तो जो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट डिजीज़ है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ के प्रमोशन को, हेल्थ का जो प्रमोशन है उसको प्रमोट करना। इससे क्या होगा, जिससे जो पर्सन्स होंगे उनकी फिजिकली या फिर मेंटली या फिर सोशली कह सकते हैं, इमोशनली हेल्दी हो सकें। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गई या फिर न्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कंपोनेंट्स रहते हैं पीएमडी के। इसके अलावा प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिजीज़, तो जो डिजीज़ होती हैं डेवलप होंगी, डेवलप होने से पहले ही उस डिजीज़ को प्रिवेंट करना, ये कह सकते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो इससे क्या होगा, इसके लिए क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं या फिर जो इन्वायरमेंट है या कम्युनिटी है उसको सैनिटाइज करवाएंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट प्रॉपर लेंगे और वहाँ पे हेल्दी हैबिट्स को करेंगे, हेल्दी एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे डिजीज़ होगी, डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेक्ट डिजीज़ अर्ली, जो डिजीज़ काज होंगी, डिजीज़ को क्या कर सकें, अर्ली स्टेज में ही उसको आइडेंटिफाई कर सकें, जिससे उसका जो ट्रीटमेंट हो वो तुरंत शुरू किया जा सके। जब अर्ली डायग्नोस हो जाएगा तो वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस और मॉर्टेलिटी रेट दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होने पर अभी डिजीज़ पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाती है, तो उस कारण से उसका ट्रीटमेंट आसान रहता है, जल्दी से वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं होंगी और वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन पे भी हमें क्या होता है, मॉर्टेलिटी रेट वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए अगर अर्ली वहाँ पे उसको स्क्रीनिंग करके, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा करके, रेगुलर चेकअप से उसको कह सकते हैं करवा करके उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। इसके अलावा रिड्यूसेस डिजीज़ बर्न, तो जो डिजीज़ हो गई, डिजीज़ बर्डन भी क्या होगा, वहाँ पे रिड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी है, वो भी इससे वहाँ पे अफेक्टेड नहीं होगी और पर्सन जो होगा वो इकोनॉमिक भी वहाँ पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो पीएमडी का मेनली एम यही रहता है कि जो डिजीज़ है, डिजीज़ के बर्डन को क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। इसके अलावा मिनिमाइज डिसेबिलिटी को भी, अगर डिजीज़ या इंजरी कोई हुई है उसके कारण क्या हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उसको भी क्या करना, रिड्यूस करना। तो उसको इसके लिए क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स बहुत सारे चलते हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, या फिर कोई जो असिस्टिव डिवाइस रहते हैं उनके थ्रू वहाँ पे हम डिसेबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेंगे, अगर प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, रेगुलर चेकअप हो रहा है, रेगुलर फॉलोअप ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होगी उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिजीज़ रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ में क्या रहता है, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हमारी आइज़ अफेक्टेड होते हैं, आइज़ वहाँ पे ब्लाइंडनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर वहाँ पे डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस कर लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पे हमारी जो किडनी होगी या फिर जो हमारी आइज़ होंगी, वहाँ पे कोई वहाँ पे इफेक्ट वो नहीं होंगी। इसके अलावा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। तो मेनली क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या रहेगा, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को केवल ऐसा नहीं है उसको केवल ओवरऑल उसकी कह सकते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करना रहता है। ठीक है, जिससे क्या हो सके, वो वहाँ पे फिजिकली, मेंटली और सोशली वहाँ पे वेलबींग उसका हो। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो डिजीज़ कोई हो गई उसको प्रिवेंट करना, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना, उसके थ्रू इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना, जिसके थ्रू कंटिन्यू उसको क्या कर सकते हैं, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होगी या कह सकते हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होगा, उससे लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं ये दोनों मेजर फैक्टर रहेंगे। इसके अलावा रिड्यूसेस
हेल्थ केयर को रिड्यूस करके कह सकते हैं हेल्थ केयर कास्ट जो रहेगी, अगर वहाँ पे हम इनिशियल स्टेज में उसको प्रिवेंट कर देंगे तो इससे क्या रहेगा, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट की कास्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब इनिशियल स्टेज में वहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी तो उसको पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, सर्जरी उसकी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उसको वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी या जो एक्सपेंस होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो इंडिविजुअल होगा वो कह सकते हैं अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर को कम कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा अचीव सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ। तो सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ का मतलब हो गया जो हेल्थ सिस्टम डेवलप करना है, जो कि करेंट टाइम में या फिर जो कह सकते हैं आगे चल के वहाँ पे हेल्थ की नीड को पूरा कर सके। ठीक है, तो इसमें डिजीज़ प्रिवेंशन हो गई, हेल्थ प्रमोशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन पे कह सकते हैं ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो अल्टीमेट गोल होगा वो क्या रहेगा, हेल्थ प्रोवाइड करना, प्रोडक्टिव सोसाइटी होगा उसको इम्प्रूव करना होता है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, पीएमडीज इम्पॉर्टेंस बिकॉज अब जो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट डिजीज है ये इसका मेनली कह सकते हैं किसके लिए इम्पॉर्टेंस, तो जो इंडिविजुअल हो गई या फिर फैमिली हो गई, इसके अलावा कम्युनिटी हो गई या फिर कोई एक कह सकते हैं नेशंस हो गया, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है मेनली, क्योंकि इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है, डिजीज़ को ट्रीट करने के साथ साथ में हेल्थ को प्रमोट करना। डिजीज कोई भी कह सकते हैं डिसेबिलिटी होगा उसको रिड्यूस करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना रहता है। ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, तो पहले भी बता चुके हैं इसमें क्या होगा, जो मॉर्बिडिटी रेट हो गया, मॉर्बिडिटी रेट का मतलब हो गया जो रेट ऑफ इलनेस कह सकते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ इलनेस को क्या करना, कम करना। इसके अलावा मोर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट को भी क्या करना, रिड्यूस करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, पीएमडी में वैक्सीनेशन हो गया और अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको हम कम कर सकते हैं, चाहे वो डिजीज के केसेज हों या फिर डेथ के केसेज हों, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन की ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा कंट्रोल्स कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसके थ्रू कह सकते हैं पीएमडी के थ्रू हम जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई, मलेरिया हो गई, कोविड-19 ही हो गई, तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगी, जो सोसाइटी होगी, सोसाइटी में डिजीज़ का जो बर्डन होगा वो भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, तो जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होगा, अगर वो फिजिकली मेंटली एफिशिएंट होगा तब क्या होगा, वहाँ पे एजुकेशन, वर्क होगा, डेली एक्टिविटीज़ होंगी, वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसकी इनकम ले लो और या फिर नेशनल की प्रोडक्टिविटी ले लो, वो दोनों भी इंक्रीज होंगी। इसके अलावा रिड्यूसेस इकोनॉमिक बर्डन, तो जब डिजीज ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेंगे, अर्ली डायग्नोस करके उसको प्रिवेंट कर लेंगे, तो डिजीज ट्रीटमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं वहाँ पे खर्च नहीं होगा और वहाँ पे डिजीज़ को प्रिवेंट करके वहाँ पे सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो फैमिली है या जो सोसाइटी है वो भी, उस पर भी कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा उससे। इसके अलावा इन्हेंसेस कम्युनिटी हेल्थ, तो कम्युनिटी हेल्थ को भी क्या करना, वहाँ पे इम्प्रूव करना होता है। तो जब वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा उसको हम क्लीन रखेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे और जो हेल्थ एजुकेशन होगा उसको भी हम प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा, वो जो इन्वायरमेंट होगा या जो कम्युनिटी होगी वो हेल्दी बनेगी और हेल्दी कम्युनिटी से क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन होगा वो भी कम से कम होगा। इसके अलावा एपिडेमिक एंड पेंडेमिक प्रिवेंट, तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया में डिजीज़ बहुत ही तेज़ी से फैलना कह सकते हैं, अचानक ही बहुत सारी जो डिजीज़ हो वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे फैल जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक का मतलब होता है जो डिजीज़ है वो ओवरऑल वर्ल्ड में
स्प्रेड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, पेंडेमिक डिजीज़ कहेंगे। तो ठीक है, एपिडेमिक पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसफ़र होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जल्दी से कह सकते हैं फैलना कह सकते हैं, और पैंडेमिक ओवरऑल वर्ल्ड में, जैसे अभी कोविड-19 क्या हुआ, ओवरऑल वर्ल्ड में वहाँ पे फैल गई, तो वो क्या हो गई, एक महामारी जिसको कह सकते हैं वो रहती है। ठीक है, तो पीएमडी क्या करता है, जो सर्विलांस हो गया या फिर जो वैक्सीनेशन हो गया, जैसे कि क्वारंटाइन हो गया, आइसोलेट करते हैं, ठीक है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाते हैं जिसके थ्रू उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लार्ज स्केल पे डिजीज़ स्प्रेड हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोमोट हेल्दी एजिंग, हेल्दी एजिंग को प्रमोट करना। अब हेल्दी एजिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो इसमें जो ओल्ड एज के पेशेंट रहते हैं उनको हेल्दी और इंडिपेंडेंट बनाना रहता है। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रेगुलर हेल्थ चेकअप और जो क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट होगा उसके थ्रू उनको हम प्रमोट करके वहाँ पे जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनको हम हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को काज होने में। ठीक है, तो इससे क्या होगी, जो एल्डरली पेशेंट्स होंगे, एल्डरली पीपल्स होंगे, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। इसके अलावा सपोर्ट नेशंस हेल्थ केयर डेवलपमेंट, तो जो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ है ये नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम को कह सकते हैं स्ट्रांग बनाने का काम करती है, क्योंकि वहाँ पे जो डिजीज़ प्रिवेंशन है, डिजीज़ प्रिवेंशन से जो हॉस्पिटल्स होंगे, हॉस्पिटल्स पे भी पेशेंट का लोड कम हो जाएगा और जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज होंगे उनको भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकेगा, और जिससे क्या होगा, जो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन, इम्प्रूविंग हेल्थ थ्रू हेल्थ एजुकेशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल वेलबीइंग और हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्थ प्रमोशन कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे और जो कम्युनिटीज़ होगी उनको अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए नॉलेज की, स्किल्स की और अपॉर्चुनिटी की, जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको प्रोवाइड किया जाता है। इससे इसका मेनली ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, तो ये डिजीज होने से पहले ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए वहाँ पे लोग जो पर्सन्स होंगे उनको मोटिवेट करना रहता है। तो हेल्थ प्रमोशन से क्या होगा, इम्प्रूविंग हेल्थ थ्रू, किसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले हेल्दी एजुकेशन। वहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन होगी, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू वहाँ पे जो पर्सन्स होंगे उनको क्या करेंगे, हेल्थ के बारे में और डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे और जो हेल्दी हैबिट्स होगी उसके बारे में वहाँ पे साइंटिफिकली नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन्स होंगे, वहाँ की जो कम्युनिटी में जो पीपल्स होंगे उनमें अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, और वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे उनको लेने में उनके अंदर एक कह सकते हैं एबिलिटी डेवलप होगी। जैसे कि बहुत सारे रहते हैं हेल्थ एजुकेशन में क्या बताते हैं, जैसे वहाँ पे हैंड वॉशिंग के लिए हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, पर्सनल हाइजीन्स को कैसे मेंटेन करना है, वैक्सीनेशन कौन कौन सी कब लगवानी है, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस वहाँ पे उनको एजुकेट करना। इसके अलावा सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, जो प्योर कह सकते हैं, जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, ठीक है, क्लीन वाटर को कैसे लेना है, तो इन सब के बारे में वहाँ पे एजुकेट करते हैं। सेकंड है बैलेंस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को कैसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट लेना जिसमें सभी क्या हों, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे इक्वल अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट हों, कह सकते हैं जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार वहाँ पे प्रेजेंट हों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन्स हों या फिर कोई मिनरल्स या फाइबर्स हों। ठीक है, उनको कितनी क्वांटिटी में कौन सी लेनी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने अमाउंट में लेना है, प्रोटीन्स कितने अमाउंट में लेना है, ठीक है, वो कितना वाटर लेना है, कितना फाइबर लेना है, इन सब के बारे में वहाँ पे उसको एजुकेट करना रहता है। तो बैलेंस डाइट क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी, जिससे हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ होगी वो भी इम्प्रूव होगी और डिफिशियंसी डिजीज़ कोई नहीं काज होगी, उससे प्रिवेंट होगा। मान लिया बहुत सारी डिजीज़ ऐसी रहती हैं जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी से ओल्ड जो चाइल्ड्स रहते हैं उनमें क्वार्सिकोर हो गया, मायरेस्मस जैसी डिजीज़ काज होती हैं, तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट में ओवर डाइट नहीं लेंगे, मान लिया फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिए, उसके क्या हो गया, वहाँ पे ओबेसिटी की कंडीशन डेवलप हो गई। तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं।
इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, अब रेगुलर अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे क्या रहेगी, हमारी बॉडी फिट रहेगी और एक्टिव रहेगी। एक्सरसाइज से क्या होगा, जो हमारी मसल्स हो गई, बोन्स हो गई और हमारे जो आर्गन्स हो गए, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, उनके भी फंक्शंस वहाँ पे इम्प्रूव होते हैं। और वहाँ पे जो ओबेसिटी जैसी डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ठीक है, और हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज रहती हैं उनका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो WHO के अनुसार वही जो एडल्ट पर्सन होगा उसको एक वीक में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो उसकी जो ओवरऑल हेल्थ होगी वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा मेंटल वेलबींग, मेंटल वेलबींग में क्या रहता है, मेंटल वेलबींग में जैसे जो हमारी इमोशंस हो गई, हमारी जो फिजियोलॉजिकल या सोशल हेल्थ होगी वो भी अच्छी रहेगी अगर हम मेंटल अच्छे हैं। ठीक है, तो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मॉडरेट कह सकते हैं, मेडिटेशन करना रहेगा, योगा हो गया, ठीक है, और प्रॉपर अमाउंट में नींद लेना। ठीक है, इसके अलावा इससे क्या होगा, जो हमारी मेंटल हेल्थ रहती है वो इम्प्रूव होती है। और मेंटल हेल्थ क्या होगी, अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो ओवरऑल हमारी फिजिकल हेल्थ को भी कह सकते हैं, जो हमारी फिजिकल हेल्थ होगी वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हेल्दी लाइफ स्टाइल भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें जैसे हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन्स, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों जितने भी कह सकते हैं एवरेज वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करना, अवॉइड करना, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना, ये सारी चीज़ें हम हेल्दी लाइफ स्टाइल में वहाँ पे अपनाएंगे, जिससे वहाँ पे जो कम्युनिकेबल और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी दोनों के प्रति कह सकते हैं वहाँ पे रिस्क कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन की। अब डिजीज़ को प्रिवेंशन के लिए तो प्रिवेंटिंग डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन, हाइजीन, सैनिटेशन, सेफ वाटर और वेक्टर कंट्रोल, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो इन चीज़ों से करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डिजीज़ प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो डिजीज़ है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देना है, बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, वहाँ पे डिजीज़ प्रिवेंशन कह सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात करें तो मैंने बताया जो वैक्सीनेशन होगी वो डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होगी, क्योंकि जो बर्थ के टाइम ही बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स रहती हैं जिनको हम लेते हैं। तो वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को पर्टिकुलर डिजीज़ या स्पेसिफिक डिजीज़ से कह सकते हैं बचाने का काम करती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो हम वैक्सीन ले रहे हैं वो पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी तो जैसे ही वहाँ पे जो डिजीज़ होगी, फ्यूचर में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं, तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे फाइट करेंगी और वो डिजीज़ काज होने से प्रिवेंट करेंगी। तो जैसे ही बर्थ के टाइम क्या लगता है, BCG का टीका लगता है, DP टीका हो गया, पोलियो के वैक्सीन दी जाती है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को करके हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम हाइजीन्स को मेंटेन करके, हाइजीन्स का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल क्लीननेस हो गई या फिर हेल्दी हैबिट्स हो गई उसको मेंटेन करके वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ के ट्रांसमिशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, डेली बाथिंग करेंगे, ओरल हाइजीन्स को मेंटेन करेंगे, और जो फूड हो गया, फूड हाइजीन्स को मेंटेन करेंगे, और इसके अलावा क्लीन क्लॉथ होंगे उनको करेंगे, ठीक, लेंगे, पहनेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे मेंटेन रहेगा। इसके अलावा सैनिटेशन हो गया, सैनिटेशन से भी क्या होगा, जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, डिजीज़ काजिंग जो ऑर्गेनिज्म होंगी उनसे प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर सैनिटाइजेशन अगर हम सैनिटाइजेशन करते हैं तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ़ वाटर हो गया, सेफ़ वाटर अगर हम ड्रिंकिंग वाटर जो ले रहे हैं, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगी उनसे हम उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ जैसे रहती हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर से होते हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड, डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस, बहुत सारी डिजीज़ रहती हैं जो है कंटेमिनेटेड वाटर से होती हैं। तो उसको अगर हम वाटर प्योरीफिकेशन करके या फिर बॉइलिंग वाटर को हम लेते हैं या फिर क्लोरिनेशन करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा वेक्टर कंट्रोल करके, वेक्टर्स बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज़ को स्प्रेड करने में डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वहाँ पे पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे तुम्हारा मॉस्कीटो हो गया, फ्लाइज रहती हैं, टिक्स रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है, वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं। तो इनको भी अगर हम इनको क्या करें, इनकी जो ब्रीडिंग साइट होगी उसको प्रिवेंट करें, या फिर इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके इनको हम स्प्रेड होने से बचाएं, ठीक है, या फिर मॉस्कीटो नेट का यूज करें। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो मलेरिया है, डेंगू जैसी डिजीज़ होंगी वो स्प्रेड होने से बच जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी जो लाइफ स्टाइल को होगी उसको मॉडिफाई करके वहाँ पे हम क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे बैलेंस डाइट हो गई लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपर वहाँ पे नींद लेंगे, ठीक है, स्ट्रेस को अपने मैनेज करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, एल्कोहल को अवॉइड करेंगे। तो अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करके वहाँ पे हम बहुत सारी डिजीज़ जो हार्ट से रिलेटेड होंगी या फिर हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी डिजीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में